So welcome back in part 2, chapter number 4 of macroeconomics, that is measurement of national income. और आज हम लोग करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड, दैट इज इनकम मेथड, राइट? सो लेट्स बिगिन विद मी. तो चलिए शुरू करें. इनकम मेथड, according to this method, national income is sum total of all factors income, that is factor payments, rent, royalty, compensation of employees, interest, profit, mixed income, that is arises against the factors of production for their factor services, right? तो इस मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम से. फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज अराइजेज अगेंस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, राइट? और फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं? फैक्टर इनकम रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो इन सभी को अगर हम सम टोटल करते हैं फैक्टर इनकम्स को, देन वी गेट नेशनल इनकम. तो बच्चों लोग, इस मेथड का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड से भी पूछा जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के पीछे लॉजिक्स क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैक्टर इनकम का, राइट? तो वहीं से ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड. फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर इनकम को फैक्टर पेमेंट भी कहा जाता है. यूजुअली एग्जाम में जब ये फैक्टर पेमेंट के नाम से आता है, देन क्योंकि फैक्टर पेमेंट वर्ड एक तरह से इंप्रेशन देता है एक्सपेंडिचर का. सो रिमेंबर, इट इज नॉट एक्सपेंडिचर मेथड. यहां पर पेमेंट मेथड का मतलब होता है फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट कहा जाता है फैक्टर इनकम को. इज दैट क्लियर? सो इस मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी. रेंट इंक्लूड द रेंटल इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एंड द रेंटल इनकम में बी एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट. एक्चुअल रेंट, जितना रेंट हमें कैश में रिसीव होता है, राइट? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्सन, मतलब एक तरह का डीम्ड मतलब एज्यूम्ड. तो एक तरह का एज्यूम्ड रेंट है विच वुड हैव बीन अराइजेज फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्सन. यानी कि अगर हम उसको किराए पर देते, अगर हम उसको रेंट पर देते, तो हमारी कितनी रेंटल इनकम जनरेट होती, राइट? इसी को बोला जाता है इम्प्यूटेड और डीम्ड रेंट. गॉट इट? इसमें रॉयल्टी कहा था रेंटल इनकम फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. इनकम मेथड का सेकंड कंपोनेंट है compensation of employees, यानी कि COE. इट इज द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय. यानी कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के फॉर्म में जो भी कुछ दे रहा है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, जिसमें सैलरी और उसके अलाउंसेस कहा जाता है कि सैलरी में कुछ HRA, हाउस रेंट अलाउंस, या फिर डेली अलाउंस, डियरनेस अलाउंस. सैलरी एंड वेजेस इन काइंड्स, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे रेंट फ्री हाउस हो गया या मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह हो गया, ऑल दीज, एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. इट मींस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड पेंशन. ये वो अमाउंट है जो किसी भी एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है. गॉट इट? तो इस तरह का कोई भी पेमेंट, ऑल दिस इंक्लूडेड इन द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट? So now we have third component, interest, the amount received for lending money to production unit. प्रोडक्शन यूनिट जितना भी लोन लेती है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, उस पर वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू द हाउस होल्ड, इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू हाउस होल्ड. तो ये दो तरह का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होता है. बट रिमेंबर, आपके पास एसेशन रीजन में क्वेश्चन आता है ये वाला, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड ऑन लोन फॉर कंज्यूमर गुड्स.
अगर हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए कोई लोन लेता है, अगर उसको इस पर कोई इंटरेस्ट पे करता है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट्स, बच्चों पब्लिक डेट्स कहा जाता है गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो भी सेविंग स्कीम्स निकालती है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट्स। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, अगर कोई एक प्रोडक्शन यूनिट यानी कि कोई एक फर्म किसी दूसरी फर्म से अगर लोन लेती है तो उस पर पे होने वाला इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसका फोर्थ पार्ट है रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोडक्शन। किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो रिटर्न होता है आउट ऑफ बिजनेस उसको कहा जाता है प्रॉफिट, राइट? तो इस प्रॉफिट में के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड डिविडेंड, डिविडेंड कहा जाता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स को या पार्टनर्स को मिलता है। डिविडेंड वैसे शेयर होल्डर के टर्म में यूज किया जाता है, बट यहां पर डिविडेंड का मतलब है पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स, राइट? रिटेन अर्निंग जिसको सिंपल लैंग्वेज हम लोग रिजर्व कहते हैं। इस रिजर्व का एक और नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड सेविंग टू प्राइवेट फर्म्स। गॉट इट? लास्ट कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम, दैट इज द इनकम जनरेटेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सीएज, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करने वाले टीचर्स, राइट? इन सभी की इनकम को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो ये तो थे कंपोनेंट्स नेशनल इनकम के। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इन सभी कंपोनेंट्स से नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है, राइट? तो इस कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स हैं। इससे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर मेथड से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किए जाते हैं देयर आर सर्टेन स्टेप्स। सिमिलरली इनकम मेथड से जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके भी उसी तरह से कुछ स्टेप्स हैं। इस मेथड का स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑल प्रोडक्शन यूनिट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, राइट? Now we have step number 2, estimate the factors income and divided these into rent, compensation of employee, interest, profit and mixed income। यानी कि इन तीनों सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है उन फैक्टर इनकम को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना। इज दैट क्लियर? स्टेप नंबर 3, so now we have third step, calculate domestic income by sum of all the components of national income। हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड ही पढ़ा था कि जब हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो इन कंपोनेंट्स को ऐड करके बनता है एक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। हमारे पास 8 एग्रीगेट्स है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी एटसेट्रा, बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को ऐड करके कौन सा एग्रीगेट मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं उन फैक्टर इनकम की जो कि अराइजेस होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो इस कंपोनेंट का फर्स्ट एग्रीगेट होता है, इस मेथड का जो फर्स्ट एग्रीगेट है दैट इज नेट। ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है। सो सेकंड वर्ड होगा डी, प्रोडक्ट कॉमन है, और क्योंकि यहां पर हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज फैक्टर कॉस्ट, राइट? नाउ स्टेप नंबर 4, एस्टिमेट एनएफआईए टू गेट नेशनल इनकम। हमारे पास है एनडीपी एट एफसी। तो अगर एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है देन नेट, नेट कॉमन है। डोमेस्टिक को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है देन वी विल हैव टू ऐड एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज द वे हाउ वी कैन गेट नेशनल इनकम। सो हम लोग इस मेथड से जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर पहले इन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे देन वी विल गेट एनडीपी एट एफसी। मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में भी यही कहा था कि पूरा का पूरा एनएनपी एट एफसी एक ही इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, राइट? सो फर्स्ट कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी देन एनएनपी एट एफसी, राइट? और
एक्सपेंडिचर मेथड में जो क्रूशियल कंपोनेंट था दैट वाज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसी तरह से यहां पर जो क्रूशियल कंपोनेंट है दैट इज प्रॉफिट। जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं नॉर्मली इसी प्रॉफिट में ही गलती करते हैं। सो रिमेंबर इट। सो चलो, इस मेथड का लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम। प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम ऑलरेडी हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में भी पढ़ चुके हैं। उसमें से कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर रिपीट हैं, कुछ प्रिकॉशंस इस मेथड के डिफरेंट हैं, राइट। जैसे ट्रांसफर इनकम, दीज आर द यूनिलैटरल ट्रांसफर लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, आप लोगों को मिलने वाली पॉकेट मनी जो बिना किसी सर्विसेज के मिल रही है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक डिफरेंट है विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन कहा जाता है ऐसी कोई भी इनकम विच इज अराइजेज फ्रॉम द लॉटरीज। आपका जो गेमिंग पजल्स हैं या ऑनलाइन गेम्स हैं, इनकी होने वाली कोई भी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये इनमें इनके साथ कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। सिमिलरली इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। बट अगर इनके सेल और परचेज में अगर कमीशन एजेंट को कोई कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है बिकॉज ही इज पेइंग द सर्विसेज, तो उसकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। सिमिलरली सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये जिस ईयर में इनका प्रोडक्शन हुआ था ये उस ईयर में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके होंगे। सो यहां पर डबल काउंटिंग अवॉइड करेंगे, राइट। बट अगेन अगर इन सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने और बेचने में अगर किसी को कमीशन पे होता है देन वो कमीशन दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। गॉट इट? सो दीज आर द प्रिकॉशंस। फिर से बता दूं, बेसिकली ये प्रिकॉशंस डायरेक्ट क्वेश्चंस में कम आता है, एसेसन और रीजन में इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर आते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। गॉट इट बच्चे लोग? इट इज ऑल अबाउट income method. Okay, so students, if you have learned something from this video, then share, like and subscribe the channel. See you in next video. Stay tuned.